नमस्कार। मैं अजय कुमार उपाध्याय, राष्ट्रीय अंकुर अनुसंधान संस्थान से वासुदेव काठे जी एवं दाभोलकर परिवार का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना ये मंच दिया है मुझे बात करने के लिए। इस समय जिस बात पे मैं चर्चा करना चाहता हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और संबंध रखती है कि हम अन्नद्रव्य का व्यवस्थापन कैसे करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अच्छी और बढ़िया घर निर्मित मिले। जब भी हम घर निर्मित की बात करते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आपने पिछली बार अगर हार्वेस्टिंग किया है तो और अगर आपने लोड ज़्यादा लिया है, ज़्यादा समय तक आपने क्रॉप रखा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि रिज़र्व्स, वाइन के जो रिज़र्व्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, वो कम हो जाते हैं। उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए कि जो रेस्ट पीरियड है उसमें थोड़ा बहुत पानी देते रहना चाहिए। यानी तकरीबन अगर अभी आप टेम्परेचर लेते हैं जो कि 40 डिग्री के नज़दीक पहुंच चुका है, तो उसमें तकरीबन आपको एक 6 से 7 हज़ार लीटर एकरी हफ्ते में एक बार देना चाहिए। ध्यान ये रखना चाहिए कि कोई भी नया ग्रोथ चालू ना हो। उसके साथ साथ कुछ खुराक देने की आवश्यकता है, जैसे 10 से 15 किलो यूरिया, 25 से 30 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट और एक 10 से 15 किलो एसओपी। ये आवश्यक पड़ जाता है ताकि जो पत्ते अभी भी थोड़े बहुत हरे हैं वो सूख के गिर ना जाएं, और अगर वो टिके रहते हैं, थोड़े हरियाली रहती है, तो ये निश्चिंत है कि कुछ ना कुछ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी या फोटोसिंथेट्स या खाना बनाते रहेंगे, जिससे कि रिज़र्व्स, जो वाइन में जो रिज़र्व्स हैं वो मेंटेन रहेंगे या बढ़े रहेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि जब हम छाँटनी करते हैं, स्पेशली खरड़ छाँटनी में, तो तकरीबन 12 से 15 या कुछ जगह पे तो करीब 23 से 24 दिन लग जाते हैं फूट आने में। फूट आके जब 5 से 7 पत्ते की अवस्था आती है, जब पत्तियां खाना बनाना शुरू करती हैं, तब तक वाइन में जो रिज़र्व्स होते हैं वो उससे काम चलना होता है। इसीलिए ये बोलना चाह रहा था कि जब भी आप छाँटनी करते हैं, छाँटनी करने से पहले, यानी कि पिछला हार्वेस्टिंग से लेके छाँटनी करने तक की जो रेस्ट पीरियड है उसमें थोड़ा पानी देते रहिए और थोड़ा खुराक यानी थोड़ा खत यानी थोड़ा अन्नद्रव्य जरूर दे दीजिए ताकि पत्ते सही ढंग से मेंटेन रहें, उसकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी चलती रहे। अब आता है कि अल्टीमेटली जब हम छाँटनी का निर्णय लेते हैं तो हमें किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ तक मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ, चूँकि मैं मराठी बहुत अच्छे से बोल नहीं सकता हूँ, तो इसलिए मेरा पूरा जो भाषण होगा वो हिंदी में होगा। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जो भी आप प्रश्न दें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का वाक्य लिखने की कोशिश करें ताकि मैं उसका सही ढंग से जवाब दे सकूं। अब आते हैं, आपने छाँटने के बारे में सोचा है। जब आपने सोचा कि मुझे छाँटनी करनी है तो मुझे किन किन विषयों पे ध्यान। नॉर्मली हम लोग क्या गलतियां करते हैं छाँटनी में, छाँटनी के बाद? एक, जब बारिश आती है तो उस समय हम पोटैश एप्लीकेशन भूल जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, इससे एक लेट सीजन पोटेशियम की कमतरता आ जाती है। इस बारे में आगे मैं चर्चा करूंगा, बट फिर भी कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। दूसरा, जब छाँटनी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पानी देने की ये क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा फूट बहुत जल्दी, मतलब फूट आता है, फूट आने के बाद वाड़ बहुत तेज़ बढ़ता है। और ग्रोथ तेज़ बढ़ने का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली हमें 3 दिन में अगर एक पत्ता चाहिए तो रोज़ एक एक पत्ता मिलता रहता है। इससे क्या होता है, ग्रोथ बहुत तेज़ भागता है। और ग्रोथ बहुत तेज़ भागने से प्रॉब्लम क्या होती है
कि ज़मीन से जिस मात्रा में अनद्रव्य चाहिए उस मात्रा में अनद्रव्य ऊपर ले नहीं जाता है। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जब ज़्यादा पानी देते हैं तो जो हमने खत या जो हमने अनद्रव्य माटी में दे रखा है या जो माटी में जमा है उसका भी काफ़ी हद तक निचरा हो जाता है। निचरा होने का मतलब लीचिंग अगर हो जाता तो क्या होगा, वो मूल के फैलाव के क्षेत्र से बाहर जाके नीचे का जो ग्राउंड वाटर है उसको दूषित करेगा। और ये दूषित करने से क्या होगा, कल हम बोरवेल से जो पानी उठाएंगे वो पानी में क्षार की मात्रा ज़्यादा होगी। पानी हमें निश्चित देना है, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना दो, ताकि हमारा अनद्रव्य व्यवस्थापन सुदृढ़ और अच्छे से चले। इसके अलावा दूसरी बात हमेशा और ध्यान रखना चाहिए, हमारा जो सब व्यवस्थापन है, अनद्रव्य हो या पानी का व्यवस्थापन, हमेशा रूट जोन में होना चाहिए। रूट जोन माने क्या? नॉर्मली 99.9% किसान जो हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाए हुए हैं, उसी को फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के थ्रू, पद्धति के थ्रू आप जब पानी देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो जड़ जो होते हैं, जो रूट्स होते हैं या जो मूली होती है वो थोड़ी सीमित हो जाती है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान संस्थान ने जो काम किया हुआ है, यहाँ तक कि आपके यहाँ पर भी वासुदेव काठे जी ने भी काम किया है, उसके अनुसार हमने ये पाया है कि जो प्रमुख रूट स्टॉक यानी डॉगरिज जो सब इस्तेमाल करते हैं, 98% तक लोग इस्तेमाल करते हैं, उसकी जो जड़ है 2 फीट लेटरल, मतलब जो वाइन है, वाइन के जो ट्रंक है उससे 2 फीट चारों तरफ ले लीजिए, 2 फीट का डाया बना लीजिए डायमीटर, और एक गोलाकार सर्कल खींच दीजिए, और 2 फीट नीचे यानी इतने में 2/2 फीट क्यूबिक फीट में ही आपका 85 to 90% रूट्स होते हैं। यानी आपका खत एवं पानी का नियोजन जो है उसी जगह होना चाहिए, उसी को आपको सही ढंग से मेंटेन करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ आपके रूट्स को डैमेज कर सकती है, ख़राब कर सकती है। ज़्यादा पानी देने से क्या होगा, रूट की एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि माटी के अंदर जो छिद्र होते हैं, जो पोर स्पेस होते हैं, उसमें एक सही मात्रा में हवा भी होना चाहिए और पानी भी होना चाहिए। पानी किस लिए चाहिए, ताकि जो आप खत दें वो खत उसमें घुल सके और उसको रूट्स माटी से ले सके। हवा किस लिए चाहिए, ताकि रूट्स की जो श्वास की प्रक्रिया है वो भी लगातार चलती रहे। दोनों का बैलेंस चाहिए। जहाँ आपने ये बैलेंस गड़बड़ किया, आपका जो ग्रोथ है, वाढ़ है, चाहे आगे चल के फ्रूटफुलनेस की बात करो, मैच्योरिटी की बात करो, सब पे उसका बुरा असर पड़ेगा। ध्यान रखिए, पानी उतना ही दीजिए जितना आवश्यक है। पानी से अनद्रव्य व्यवस्थापन में बहुत मजबूती मिलती है, अच्छा भी कर सकता है, बेकार भी कर सकता है। जब मैंने पानी की बात की तो यहाँ एक आध बात मैं पानी के बारे में ज़रूर करना चाहूँगा। सब बकायदा बंधुओं को अपनी मिट्टी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। किसके पास हल्की मिट्टी है, किसके पास मीडियम मिट्टी है, किसके पास भारी ज़मीन है। आपको ये भी जानना चाहिए कि जो भारी ज़मीन है उसमें पानी पकड़ के रखने की क्षमता ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया, पानी जब छोड़ते हैं तो पानी बहुत धीरे धीरे नीचे जाता है। हल्की जो ज़मीन है उसमें पानी पकड़ के रखने की क्षमता बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ, आप ज़्यादा पानी दीजिए, ज़्यादा वेट भी नहीं करेगा मिट्टी को और सीधा नीचे चला जाएगा रूट जोन से बाहर। मीडियम जो ज़मीन है उसमें दोनों का समावेश अच्छे से हुआ है, यानी एक तरह से ज़्यादा ना तो बहुत ज़्यादा पानी पकड़ता है, ना बहुत जल्दी पानी छोड़ता है। हमेशा ध्यान रखो, मिट्टी में जितना आप FIM या ऑर्गेनिक शेन खत वगैरह दोगे, उतना ही
मिट्टी की संरचना या स्ट्रक्चर अच्छी होगी। हल्की ज़मीन है जहाँ पानी पकड़ के रखने की क्षमता कम है, अनद्रव्य पकड़ने की क्षमता ज़्यादा ये कम है, उस कंडीशन में क्या करने वाली है ये शेनखत वगैरह, ये उसकी संरचना और अच्छी बनाएगी और पानी पकड़ने में तथा अनद्रव्य पकड़ के रखने में मजबूती प्रदान करेगी। भारी ज़मीन है वहाँ पर क्या होगा, भारी ज़मीन का भी स्ट्रक्चर इम्प्रूव करेगा, और अगर स्ट्रक्चर इम्प्रूव करेगा तो जो पानी है जो धीरे धीरे अंदर जाता है उसको सही मात्रा में अंदर जाने का प्रबंध करेगा। दोनों कंडीशन में आपको जहाँ तक हो सके ऑर्गेनिक्स यानी कि शेनखत वगैरह, कंपोस्ट वगैरह, वर्मी कंपोस्ट वगैरह देना ज़रूरी है। चाहे वो खरड़ हो, चाहे फल छाँटनी हो, जितना हो सके वो ज़रूर दीजिए। इसके बाद आता है कि नॉर्मली हम लोग पानी में क्या बोलते हैं कि भाई आप 8 दिन में 8 घंटे लोग देते हैं, कोई 6 दिन में 6 घंटा देता है, कोई 3 दिन में 3 घंटा देता है। लेकिन देते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि अल्टीमेटली 1 घंटे में कितना पानी जा रहा है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक छोटा वीडियो बना रहा था 3-3.5 मिनट का, और वो भी कुछ समय के बाद आ भी जाएगा। उसमें कुछ छोटी 3-4 मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी बात किए। कितना आएगा आप एक सोचिए, 10x6 की स्पेसिंग है। 10x6 की स्पेसिंग अगर आप लेते हैं तो 1 एकड़ में तकरीबन 726 वाइन होंगे। अगर 726 वाइन है और उसमें 4 लीटर प्रति घंटे का डिस्चार्ज रेट वाला ड्रिप आपने फिट किया है, एक वाइन के लिए आपने 3 ड्रिपर डाले हैं, तो यानी 1 घंटे में 12 लीटर एक झाड़ को जाता है। सो 1 एकड़ में कितना जाएगा आप सीधा गुणा कर दीजिए 726 को 12 से, यानी तकरीबन 8700 लीटर के आसपास। यही बहुत सारे मेरे जो बागायतदार बंधु हैं जिन लोगों ने 8 लीटर का ड्रिपर डाला हुआ है, समझ लीजिए में पानी ज़्यादा जा रहा है, यानी 17,000 लीटर के ऊपर हम पानी दे रहे हैं 1 घंटे के अंदर। और आजकल जो इनलाइन ड्रिपर्स जो आजकल बहुत सारे बागायतदार बंधु लगा रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छा है। उसमें कभी कभी क्या होता है 1.2 लीटर, 1.6 लीटर या 1 लीटर 1 फीट के डिस्टेंस पे ड्रिपर्स प्लेस्ड होते हैं। अगर आप 1.6 लीटर वाला ड्रिपर लेते हैं जो कि 1 फीट के डिस्टेंस पे हैं, तो समझ लीजिए तकरीबन 7,000 लीटर के आसपास पानी 1 घंटे में 1 एकड़ में दे रहे हैं। बागायतदार बंधु, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पहले कितना क्वांटिटी पानी देना है, तब उसके बाद उसका समय का निर्धारण कीजिए कि कितने घंटे या कितने मिनट मुझे पानी देना चाहिए। सीधा ब्लैंकेट कभी मत ऐसा फॉलो कीजिए। अब इसके बाद हम सीधा आते हैं, फिर दोबारा अंदर पे आते हैं। पानी इम्पॉर्टेंट है, और इसके लिए कुछ लोग बोल रहे हैं आवाज़ शायद सुनाई नहीं दे रही है, अब शायद सुनाई दे रही होगी। अब आता है कुछ किसान बंधु जो हैं लेट छाँटनी करते हैं। लेट छाँटनी करने के उनके कारण भी हो सकते हैं, स्पेशली नासिक पुणे की अगर हम बात करें, कहीं कहीं पर पानी अगर हमारा कम है तो उसके लिए भी हम लेट छाँटनी करते हैं। पर प्रॉब्लम क्या आता है कि जब ढगाल वातावरण जल्दी आ जाए, यानी 30 दिन के अंदर ही अगर हमारा ढगाल वातावरण आ जाता है तो फ्रूटफुलनेस हमारा मार खाता है, या बारिश जल्दी आती है तो भी हमारा फ्रूटफुलनेस मार खाता है। क्योंकि घर निर्मित के समय हमें स्ट्रेस की आवश्यकता है, विगर बिल्कुल नहीं चाहिए। इसके बाद उच्च तापमान। मई में क्या होता है कि टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से भी क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम ये आते हैं कि आपको एक तो पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। एक सामान फ्रूट लाना है तो आपको हर रोज़ कम से कम 1 से 2 बार आपको एटलीस्ट 1 से 2 बार एटलीस्ट आपको
पानी की फवारनी करनी पड़ेगी, पानी ज़्यादा लगता है। और कहीं पर भी अगर पानी में क्षार है और आपके पास पानी कम है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आगे मैं फिर चर्चा करता हूँ। फिर भी चलो, अभी पानी की मैंने बात की है कि अगर पानी कम है, आप छाटनी करने जा रहे हैं, आपको मालूम है कि आपके पास पानी कम है और आपको ये भी मालूम है कि पानी की जो गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं है, उसमें क्षार की मात्रा ज़्यादा है। मेरा आप लोगों से ये निवेदन रहता है कि आप ऐसा कीजिए कि आप ज़्यादा मात्रा में पानी दीजिए, फ्लड कीजिए, लेकिन पूरे प्लॉट में मत कीजिए। आप जो बोद बनाया है, बोद में चारी बनाइए उसमें, और उसमें ज़्यादा पानी छोड़िए। ज़्यादा पानी अगर उसमें छोड़ेंगे तो चूँकि बोद के अंदर आपने चारी बनाया हुआ है, बोद में आपने जो गहरा किया है बीच में, वो पानी सीधा मूली के फैलाव के क्षेत्र से जाएगा और वो क्या करेगा, साथ साथ में जो पिछला सीज़न का जो क्षार इकट्ठा हुआ है उस क्षार को अपने साथ लेके जाएगा। उसके साथ साथ क्या होने वाला है कि पानी में भी जो क्षार है, चूँकि आप फ्लड कर रहे हैं, वो भी रूट जोन में कर रहे हैं, चारी बना के कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगने वाली है वहाँ पर आपको ऐसा करने में, लेकिन क्षार का सही ढंग से नियोजन हो जाएगा और क्षार बाहर निकल जाएगा रूट जोन से। उसके साथ साथ क्या होगा, जितनी मिट्टी की गहराई है, जितनी मिट्टी की डेप्थ है, वो पूरा अच्छे से भीग जाएगी। अगर वो पूरा अच्छे से गीली हो जाती है तो ऐसे में क्या करना है आपको, आप उसके बाद आप छाँटनी लीजिए, इमीडिएटली आप छाँटनी लीजिए और उसके बाद थोड़ा आप पानी, आप जितना पानी है उसके अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए, क्योंकि आगे चल के जब फूट के जो नया पत्ता आएगा और जब तक वो जाके मैच्योर होता है और तब तक अगर जाके क्षार थोड़ा ज़्यादा जमा भी होता है तो पत्ते पे उसका असर ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि पत्ता ऑलरेडी मैच्योर हो चुका है। हालांकि क्षार ज़्यादा होने से परेशानी होती है, लेकिन ऐसे कंडीशन में ये एक अच्छा तरीका है नियोजन करने का। सो आप लोग ऐसे कीजिए। इसके बाद आता है कि छाँटनी करने जा रहे हैं, छाँटनी करते वक्त आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपकी माटी कैसी है। मेजॉरिटी जो हमारी ज़मीन है, ज़्यादातर जो द्राक्ष की जहाँ खेती होती है चुनखड़ है, कहीं कहीं पे सोडियम के प्रमाण भी हैं। जहाँ पानी खराब है, क्षार है, वहाँ सैलिनिटी के इश्यूज़ भी हैं। ऐसे सिचुएशन में मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग जब भी डिसाइड करते हैं कि मुझे छाँटनी करनी है, आप माटी की तपासनी ज़रूर करें। और सोडियम और ये सब का जो प्रॉब्लम है क्षार का, इसकी जानकारी के लिए ज़रूरी है कि आप पानी की तपासनी भी ज़रूर करें। इसके साथ साथ अगर आप नियमित डेट परीक्षण कराते हैं तो आप वो रिपोर्ट भी अपने साथ में रखिए। एक बार जब तीनों रिपोर्ट सामने आता है तब उससे आप सही ढंग से अन्न द्रव्य और पानी का व्यवस्थापन कर सकते हैं। इस बारे में आगे चर्चा करता हूँ कैसे कैसे करना है। पानी के बारे में बोल दिया, ज़्यादा पानी देना नहीं चाहिए। हाँ, एक बात पे ध्यान दीजिए, माटी की जब मैं बात कर रहा था तो मैं एक बात बताना भूल गया आपको। सब लोग जानते हैं कि घर निर्मित के समय हमें स्ट्रेस कर देना होता है, लेकिन होता क्या है कि जो भारी माटी होती है उसमें आप अगर आपका 18 या 15 से 18 दिन में अगर फूट आया है तो नॉर्मली आप 40 दिन से स्ट्रेस देते हैं। वो स्ट्रेस आपको थोड़ा और पहले देने की आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा था, भारी माटी में पानी पकड़ के रखने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसीलिए आपको ज़रूरी है कि स्ट्रेस थोड़ा पहले दें। हल्की ज़मीन में आप नॉर्मल टाइम पे ही स्ट्रेस दीजिए, उससे कोई इशू नहीं बनता। लेकिन भारी ज़मीन में आप कोशिश कीजिए कि हमेशा स्ट्रेस थोड़ा पहले दीजिए। अगर आप 40 दिन पे जाके अगर आप स्ट्रेस देने की कोशिश करते हैं
तो स्ट्रेस आने आने में अलग से एक 10-12 दिन आया लग जाते हैं। विगर भी कभी कभी मैनेज करना मुश्किल होता है और ऐसे कंडीशन में हमारा फ्रूटफुलनेस थोड़ा मार खाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए। फिर घर निर्मिति में आपको स्ट्रेस देना है और हमेशा वाड़ नियंत्रण रखना है, यानी हमें रोज़ एक पत्ता नहीं चाहिए, हमें 3 दिन में एक पत्ता बनना चाहिए और हमें हमेशा कैनोपी सही ढंग से कंट्रोल करना चाहिए। सोमकर साहब ने इस बारे में बताया होगा, मैं इस बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। अब सीधा आते हैं हम लोग चुनखड़ ज़मीन पे। चुनखड़ ज़मीन का हमें नियोजन करना है। चुनखड़ ज़मीन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, सोचिए। चुनखड़ ज़मीन है यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा है। कैल्शियम कार्बोनेट जब ज़्यादा होगा तो निश्चित ज़मीन का पीएच भी ज़्यादा होगा और इसकी वजह से क्या होगा, जो नत्र है, स्फुरद है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सूक्ष्म कॉपर, जिंक, मैंगनीज, बोरॉन, इन सब की उपलब्धि पे उसका बुरा असर पड़ेगा। अब जब अनद्रव्य व्यवस्थापन करना है, हम कितने भी मात्रा में खत दें, कितना भी टन में हम खत दें, जब तक हम चुनखड़ का नियोजन नहीं करते हैं तब तक हम सही ढंग से अनद्रव्य व्यवस्थापन नहीं कर सकते। ये हमेशा जान लीजिए। आप नया बाग लगाते हैं, नया बाग लगाते वक्त बहुत ज़रूरी है कि पहले माटी की तपासनी कराएं। कभी भी एक जो प्लॉट होता है, नॉर्मली हर किसान क्या करता है, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़ तक का एक प्लॉट बांधता है। वो ये लेके चलता है कि मेरा पानी सब जगह पे, जो पानी दे रहा हूँ सब जगह यूनिफॉर्म पड़ रहा है कि नहीं। पर ऐसे करते वक्त वो ये भूल जाता है ये जानना कि मेरा भी प्लॉट पूरी जगह यूनिफॉर्म है कि नहीं। और जब समस्या आती है तब वो रियलाइज़ करता है कि मेरा एक भाग में प्रॉब्लम है, दूसरे भाग में कोई इश्यू नहीं है। यानी एक समान व्यवस्थापन आपका नहीं चल सकता। इसीलिए बाग लगाने से पहले अगर आपने 2 एकड़ या 2.5 एकड़ का प्लॉट बना रहे हैं, 8-10 जगह, मैं एक 4-5 जगह तो एकड़ के लिए बोलता हूँ, चूँकि आप 2-2.5 एकड़ करते हैं, 8-10 जगह पे आप गड्ढे लीजिए, जानिए कितनी गहराई है मिट्टी की, पहली बात। दूसरी बात, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं मिट्टी के, कहीं पर चुनखड़ ज़्यादा होगा, कहीं पर नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले ही नासिक से एक फ़ोन आया था मेरे पास, वो बात कर रहा था, भाई जम्मू में मेरे ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये सब इश्यूज़ आ रहे हैं। जब मैंने फर्दर क्वेश्चन किया तो उसने खुद बोला कि मेरे एक जगह जो प्लॉट है उस जगह पे, एक जो 2 एकड़ का प्लॉट है उसमें एक जगह पे मेरे चुनखड़ बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से इश्यूज उस एरिया में ज़्यादा आ रहे हैं। हालांकि जो प्रश्न जब करता है किसान तो वो इस बात को ध्यान नहीं देता, सीधा बोलता है कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं। और हमें ये समझ में नहीं आता है जब तक आप नहीं बताओगे कि आप जिस प्लॉट में हैं उस प्लॉट में कौन से भाग में समस्या है और कौन से भाग में नहीं है, और समस्या है जिस भाग में तो वहाँ कारण क्या है, ये होना चाहिए। इसकी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। इसलिए प्लॉट लगाते हो, जो कुछ भी करते हो, पहले ये 8-10 जगह पे गड्ढे लो, जानो कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, उसके अनुसार प्रबंध करो कि जब भी वातावरण ख़राब हो, जब परेशानी का समय आओ, तो जिस एरिया में ज़्यादा परेशानी है उस एरिया पे अलग ध्यान दो। या अगर पानी की समस्या है तो कुछ एरिया को आप निगलेक्ट कर दो, छोड़ दो, बाकी प्लॉट में देके अच्छे से उसको अपना डेवलप करो। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। अब आते हैं चुनखड़ ज़मीन में। अब मैं चुनखड़ ज़मीन की बात कर रहा तो हमें क्या करना चाहिए, चुनखड़ ज़मीन में हमें कैल्शियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करना चाहिए, साथ साथ में ज़मीन का पीएच भी कम करना चाहिए। क्योंकि अगर माटी का पीएच 6.5 से 7.2
से ऊपर अगर होता है तो निश्चित है कि आप सही ढंग से अनद्रव्य का व्यवस्थापन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाकी जो अनद्रव्य देंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, उनकी उपलब्धि पे बुरा असर पड़ेगा। तो आपको कोशिश करनी है जितना हो सके आपको पीएच कम से कम लाना है। टारगेट कोशिश करो 7.2 तक लाने की। अगर आपका 8.3 या 8.4 का पीएच है, थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी रूट जोन को टारगेट करोगे तो काफ़ी हद तक आप पीएच नज़दीक ला सकते हो। क्या करना है अब इसके लिए? बहुत सारे उपाय हैं चुनखट ज़मीन का नियोजन करने के लिए। चाहे आप, बहुत लोग एसिड का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं एसिड इसलिए नहीं बोलता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड की बात इसलिए नहीं करता हूँ कि हर कोई सही ढंग से उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। उससे किसान को जलने की भी समस्या हो सकती है। कहीं एसिड गिर गया, शरीर पे गिर गया, कपड़े पे गिर गया तो घाव बन जाता है। यही रीज़न है कि मैं एसिड की बात नहीं करता हूँ। मैं एसिड की बात उन लोगों के लिए बोलता हूँ जिनके पास डोजिंग पंप है। अगर आप डोजिंग पंप है उसके थ्रू आप एसिड दे रहे हैं तो बस पीएच का ध्यान रखें। जो पानी का जो पीएच है वो 6 से कम नहीं होना चाहिए। यानी ड्रिपर से जो पानी गिर रहा है, जिसमें कि आप एसिड मिला के डाल रहे हैं, वो 6 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कम हो जाएगा तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस की उपलब्धि पर उसका बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए एसिड के बजाय मैं बोलता हूँ आपसे हमेशा सल्फ़र, यानी पीला वाला सल्फ़र, गंधक मार्केट में बहुत सारा है अवेलेबल। सस्ते से सस्ता पीला वाला होता है जिसमें 85% के आसपास सल्फ़र है। कोई बेंसल के नाम से उसको बांटता है, बेचता है। कोई, अगर आप सॉल्युबल पे जाएंगे तो कोई फर्टिस के नाम पे इस्तेमाल करता है। अगर आप वैसे देखेंगे तो टेक्नोजेडिन भी करके है, बट वो नॉर्मल नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का सल्फ़र है, महंगा भी होगा। अगर आप दूसरे पे बात करेंगे तो बहुत सारे सल्फामैक्स है, बहुत सारे, मतलब सल्फ़र के हर एक जो कंपनी है उनके पास सल्फ़र के फॉर्म में है फॉर्मुलेशन, ज़मीन में डालने वाले, फवारने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़मीन वाली बात कर रहा हूँ मैं। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप टेक्नीज़म की बात कर रहा था जो थोड़ा महंगा है, उसका सिर्फ 40% सफिशिएंट रहेगा। अब आता है हमें सल्फ़र का इस्तेमाल करना चाहिए। सल्फ़र क्या करता है कि माटी में जाके अगर आप सही ढंग से उसमें पानी देते हैं, वापसा के नज़दीक पानी की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पानी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फील्ड कैपेसिटी, वापसा कंडीशन, तो वही जो सल्फ़र है वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है चुनखट पे, यानी कैल्शियम कार्बोनेट पे रिएक्ट करता है और वहाँ से कैल्शियम रिलीज़ करता है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के मतलब, और साथ साथ में ज़मीन का पीएच भी वो कम करता है। अब ये सल्फ़र जो यूज़ कर रहे हैं उसको प्लीज़ खत की तरह मत डालिए। खत के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जो ड्रिपर होता है उसके नीचे हम लोग अपने खत छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जब आप सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं तो उसको पूरे रूट जोन में मिलना होता है। जब तक वो रूट जोन में नहीं ठीक से फैलेगा तब तक वो किसी कैल्शियम कार्बोनेट जो पार्टिकल है जिसको न्यूट्रलाइज करना है उसके नज़दीक नहीं पहुंचेगा, तब तक उसका एक्शन नहीं होगा। साथ साथ में इसकी एक्टिविटी अच्छी होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या होना चाहिए, उसके साथ उसके लिए माइक्रोबियल लोड ज़्यादा होने चाहिए ज़मीन, यानी ज़मीन में सूक्ष्म जीव के का पॉपुलेशन भी ज़्यादा होना चाहिए। सूक्ष्म जीव का पॉपुलेशन ज़्यादा होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ज़मीन में कार्बन का सोर्स बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे कार्बन का सोर्स? अगर आप ज़मीन में ज़्यादा मात्रा में या शेन खाद देते हैं, कंपोस्ट देते हैं, वर्मी कंपोस्ट देते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं, तभी आप ज़मीन में ज़्यादा मात्रा में कार्बन बढ़ा सकते हैं। और ज़मीन में अगर शेंद्रीय का आप ज़्यादा पड़ता है तो निश्चित उसमें माइक्रोबियल लोड यानी सूक्ष्म जीव का पॉपुलेशन भी ज़्यादा होता है। इससे सल्फ़र
की जो एक्टिविटी होती है, उसकी एफिकेसी कैल्शियम कार्बोनेट पे एक्ट करने के लिए बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अगर सल्फ़र देना है तो छाँटने से एक 15 दिन पहले के आसपास आपको बोद खोलना पड़ेगा। बोद में आपको सल्फ़र में के साथ आपको शेनखत वगैरह बाहरी मिला के अच्छे से ला के बोद में डालिए और उसको मिट्टी मिला के फिर दोबारा बोद बनाइए। तो इससे सही ढंग से आप चुनखड़ में फ़ायदा मिलेगा। अब आता है कितना हमें सल्फ़र डालना चाहिए। नॉर्मली 3% से कम अगर चुनखड़ है तो हम उसे अच्छा बोलते हैं। 3 से 5% है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर हम ये बोलना चाहते हैं कि जो रूट स्टॉक है कुछ हद तक वो आराम से ये चुनखड़ का जो प्रमाण है इसको सहन कर सकता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। चुनखड़ का इसके अंदर टॉलरेंस के लिमिट होता है। पर ज़मीन का जो पीएच होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है, और जैसे मैंने कहा है ज़मीन का पीएच आपको कम करने की आवश्यकता है, तो आपको उसमें थोड़ा सा सल्फ़र दे देना चाहिए। यानी तकरीबन आपको एक बार में करीब 20 से 25 किलो आप सल्फ़र एकरी ज़रूर दीजिए। उससे पीएच रेगुलेशन में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। पाँच से 8% की अगर हम बात करें तो यहाँ से रियल परेशानी चुनखड़ की चालू होती है। तकरीबन 50 किलो के आसपास सल्फ़र एकरी में देना आपको आवश्यक पड़ेगा। ध्यान रखिए, जब भी हम वेबसाइट में मैं अपना जब देता हूँ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान संस्थान के वेबसाइट पे वीकली एडवाइजरी, तो वहाँ पर हमेशा मैं लिखता हूँ 50 किलो सल्फ़र, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत जगह पे बहुत सारी जो मिट्टी है वहाँ पर चुनखड़ की समस्या है। लोग कभी कभी तपासनी मिट्टी की कराते नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में इसीलिए मैं एक 50 किलो का एक डोज बोलता हूँ डालने के लिए, ताकि अगर आप उसको डालेंगे तो ज़मीन का पीएच भी आप कम करेंगे, जिससे कि अनद्रव्य व्यवस्थापन में आपको फ़ायदा मिले। 8 से 15% अगर चुनखड़ है, काफ़ी बड़ा ये आपका वो दे रहा है, मतलब 8 से 10% के आसपास तकरीबन 75 किलो दीजिए, और जहाँ 10% के ऊपर जाता है 100 किलो के आसपास देने की आवश्यकता है। जहाँ 15% के ऊपर जाता है आपको तकरीबन 125 से 150 किलो के आसपास चुनखड़ देने की आवश्यकता है। हमेशा ध्यान रखिए, नया प्लॉट लगाते हैं, नया प्लॉट में अगर 10% के आसपास चुनखड़ है, शुरू में अगर आप ट्रेंच खोलते हैं, ट्रेंच में शेनखत वगैरह डालते हैं, आराम से आप शुरू में ही आप 150 से 200 किलो सल्फ़र आराम से अच्छे से मिट्टी मिला दीजिए, आपको उसका फ़ायदा ही मिलेगा, क्योंकि बाद में आप बार बार प्लॉट खोल नहीं सकते। फिर आता है कि अब चुनखड़ ज़मीन है, इसमें अनद्रव्य का नियोजन कैसे करूँ मैं। सस्ता हमारा नत्र के लिए फर्टिलाइज़र कौन सा है? यूरिया। अच्छा है, घुलनशील है। घुलनशील से याद आया, वाटर सॉल्युबल से मुझे याद आया, बहुत सारे भगायदार बंधु ऐसे हैं जो बेसल एप्लीकेशन करते हुए उसमें वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र्स डालते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो भी वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट वगैरह है, जो कि पानी में अच्छे से घुलता है, उसको कभी भी यानी माटी में डायरेक्टली मत डालिए, उसका वेस्टेज ही होने वाला, वो पानी के साथ उसका निचरा हो जाएगा। ऐसे फर्टिलाइज़र को हमेशा ड्रिप में छोड़ना चाहिए और कम कम मात्रा में छोड़ना चाहिए। अब आता है कि हम अगर नत्र का नियोजन करना है चुनखड़ ज़मीन में तो कैसे करें। यूरिया, नॉर्मली यूरिया का चुनखड़ ज़मीन में इस्तेमाल जहाँ तक हो सके अवॉइड कीजिए, मत कीजिए, क्योंकि चुनखड़ ज़मीन में जो रिएक्शन होता है यूरिया, उसकी वजह से क्या होता है कि बाइकार्बोनेट आयन बनते हैं, और बाइकार्बोनेट आयन जो होता है ज़मीन का पीएच बढ़ाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल कीजिए। अमोनियम सल्फेट इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे सस्ता, यूरिया के बाद सबसे सस्ता जो नत्र का फर्टिलाइज़र है वो है अमोनियम सल्फेट, और उसका सबसे ज़्यादा एसिडिफाइंग पोटेंशियल भी होता है।
अगर आप लोगों ने कभी चर्चा सत्र अटेंड की होगी जहाँ पर मैंने इस बारे में बात किया होगा, तो मैं हमेशा एक टेबल दिखाता हूँ जिसमें एज ऑन डेट जो आप जानते हैं नत्र वाले फर्टिलाइज़र, चाहे यूरिया हो, चाहे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हो, चाहे कैल्शियम नाइट्रेट हो, अमोनियम नाइट्रेट हो, इन सब के कंपैरिजन में अमोनियम सल्फेट का सबसे ज़्यादा एसिडिफाइंग पोटेंशियल होता है। इसके अलावा बहुत सारी फर्टिलाइज़र कंपनियां जैसे नागार्जुन अपने ब्रांड लेके आए हैं, जिटॉल सेलेक्ट्स, ICL, वनीता, कोरोमंडल, इन लोगों ने भी अपने एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइज़र्स लेके आए। कोशिश कीजिए कि आप उन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीजिए जिसमें कि एसिडिफाइंग पोटेंशियल ज़्यादा हो, चुनखट ज़मीन के लिए, इनफैक्ट एंटायर ज़मीन के लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा। इसके बाद लेकिन अब जब अमोनियम सल्फेट में बोलता हूँ सस्ता है, इसको इस्तेमाल कीजिए, सॉल्युबल होता है, स्प्लिट्स में दीजिए, क्योंकि अगर एक बार में आप ज़्यादा क्वांटिटी भी अमोनियम सल्फेट देते हैं या रैदर कोई भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र देते हैं तो उसके लॉसेस होने की संभावना है, वातावरण में लॉस होने की संभावना है। कम कम मात्रा में हमेशा दीजिए, स्प्लिट में दीजिए। अगर आपको 20 किलो अमोनियम सल्फेट है देना है, एक बार में मत दीजिए, इसको 3 भाग में दीजिए। आपके पास ड्रिप इरिगेशन है, एक दिन छोड़ के एक दिन आप दे दीजिए इसको, इसका फ़ायदा होगा। और इससे एक और फ़ायदा क्या होगा, अगर स्प्लिट एप्लीकेशन करते हैं तो रिकमेंडेशन जो हम देते हैं, जहाँ पर आपको 120 से 140 किलो के आसपास अमोनियम सल्फेट देना होगा, या जहाँ पर आपको 65 किलो के आसपास यूरिया देना होता है, उसका 2/3 भाग में भी आपका काम चल सकता है। इसलिए स्प्लिट एप्लीकेशन फॉलो कीजिए। नत्र के बाद जो हम बात करें वो है आपका स्फुरद। स्फुरद कितना देना चाहिए वो क्वांटिटी की बात आगे करूंगा मैं। स्फुरद भी अगर आपको देना है, वाटर सॉल्युबल स्फुरद दीजिए। अगर आपको फिर भी सिंगल सुपर फॉस्फेट देना है तो सिंगल सुपर फॉस्फेट डायरेक्टली मत ज़मीन में डालिए, बेटर रहेगा शेन खत में मिलाइए, शेन खत में मिला के फिर उसको ज़मीन में डालिए, मिट्टी मिलाइए। शेन खत मिलाने से क्या होगा, जो शेन खत है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, ये नेचुरल चिलेट्स बनते हैं, और जब जब ये डिकम्पोज होंगे, जब जब इनका जो ये बॉन्ड टूटेगा, तब तब जाके फास्फोरस का रिलीज़ होगा। इससे क्या होगा कि जितनी मात्रा में चाहिए वाइन के रूट्स को, उतनी मात्रा में स्फुरद मिलेगा, और फिक्स होने से या उसके लॉस होने से वो बच जाएगा। तो अगर आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट देना है ज़रूर दीजिए, पर हमेशा बेटर रहेगा कंपोस्ट, शेन खत वगैरह मिला के तब उसको मिट्टी में डालिए। मैं तो आपको ये कहता हूँ, जब आप सल्फ़र आप जब मिलाते हैं शेन खत वगैरह में, तो साथ साथ में सिंगल सुपर फॉस्फेट मिला दीजिए और फिर सबको एक साथ डाल दीजिए, वो फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड है, 1261 है, और भी 2060 और भी बहुत सारे फॉर्मुलेशंस हैं, चाहे जिटॉल है, नागार्जुन के बहुत सारे फॉर्मुलेशंस आए हैं, अच्छे फॉर्मुलेशंस हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं आप उनका। अब आता है पोटेशियम, मैग्नीशियम। कैल्शियम क्या होता है, पॉजिटिव आयन होता है। पोटेशियम मैग्नीशियम भी क्या होता है, पॉजिटिव आयन होता है। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर एक पर्टिकुलर घटक आ जाता है तो दूसरे जो घटक होते हैं उसको वो सप्रेस कर देता है, उसके अपटेक में वो बाधा उत्पन्न करता है। कैल्शियम वैसे भी ज़मीन में ज़्यादा मात्रा में है, चुनखट ज़मीन है तो बहुत ज़्यादा है। जहाँ आप चुनखट ज़मीन का नियोजन करेंगे कैल्शियम रिलीज़ होगा, और कैल्शियम रिलीज़ होगा तो थोड़ा बहुत वो मैग्नीशियम और पोटेशियम के अपटेक पे भी उसका असर पड़ सकता है। ज़मीन में वैसे मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है। मैंने जितने माटी की तपासनी की है ग्रोवर्स के फील्ड का, मैंने देखा 800 ppm से लेके 2500 ppm तक मैग्नीशियम देखा जाए तो ये सफिशिएंट होता है
बस अगर आपको देना भी है तो जितना जो प्राइमिंग डोज जो बोलते हैं उतना ही दीजिए। पर क्या होता है, कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से अपटेक में इश्यूज आते हैं। ऐसे कंडीशन में मेरा आप लोग से को सलाह है कि मैग्नीशियम का हर अवस्था में एक फवारनी कीजिए। यानी खरड़ छांटे की अगर हम बात करें, काढ़ीची वाड़ की अवस्था, घड़ निर्मिति, केन मैच्योरिटी में 2 बार यानी कि 60 से 90, 90 से 120, मतलब इस सीज़न में 4 से 5 फवारनी करनी आवश्यक है। और जब मैं फवारनी की बात करूंगा तो हमेशा कैनोपी की साइज़ को देख के उसका सॉल्यूशन बनाइए। आप काढ़ीची वाड़ की अवस्था में फवारनी कर रहे हैं, 5-7 मैग्नीशियम की, 2 ग्राम से ज़्यादा मैग्नीशियम सल्फेट लीटर में नहीं चाहिए। घर निर्मित तो आप आराम से 3 ग्राम तक जा सकते हैं, और जहाँ घर निर्मित ख़त्म होती है आगे जाते हैं आप 4 से 5 ग्राम। सेम चीज़ पोटेशियम का, पोटेशियम भी आप 4 से 5 फवारनी जरूर कीजिए। और अकॉर्डिंग आप थोड़ा लेट चालू करते हैं, 60 दिन से चालू करते हैं। अगर आपको मालूम है कि आपकी ज़मीन में, मैं बात कर रहा हूँ 10% के ऊपर, तो ऐसे कंडीशन में जो मेरा अनुभव है उसके अनुसार में एक 20 से 25 किलो पोटैश सब केन की अवस्था, यानी पहले सब केन से दूसरे सब केन पे जा रहे हैं, उसके आसपास एक दे दीजिए, उसका फ़ायदा ही मिलेगा। क्या होता है, जब तक आप पोटैश देना शुरू नहीं करते हैं और चुनखट ज़मीन बहुत ज़्यादा है तो ज़मीन से जो पोटैश रिलीज़ होके वो कुछ हद तक दब जाता है। तो अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, फ़ायदेमंद रहेगा, और अकॉर्डिंगली आगे की क्वांटिटी पे आप कमी कर सकते हैं। इसके बाद आता है जिंक। जिंक कितना देना चाहिए सब जानते हैं, 10 से 15 किलो चाहिए में, हमें 15 किलो के आसपास। चुनखट ज़मीन में नॉर्मली हम लोग जब नए पत्ते बन रहे होते हैं तब हम जिंक सल्फेट देते हैं। चुनखट ज़मीन में इतना ध्यान रखिए, घर निर्मिति के समय भी एक 5 किलो के आसपास जिंक सल्फेट ज़रूर दीजिए। तो ऐसे कंडीशन में आप जो 5 से 7 पाने की जो अवस्था है वहाँ पर आप जिंक सल्फेट देते हैं। उसके अलावा आप घर निर्मिति के समय भी एक 5 किलो के आसपास जिंक सल्फेट ज़रूर दीजिए। सेम वे फेरस सल्फेट, सब जानते हैं कि लाइम इंड्यूस्ड आयरन डेफिशिएंसी क्या होती है, आयरन कमतरता कैसे दिखती है। इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है, पत्ता पीला पड़ने लगता है और जो बीच के जो शिनाव होते हैं वो हरे रहते हैं। इसके लिए हर कोई जानता है कि भाई मुझे फेरस का एप्लीकेशन करना चाहिए, आयरन का एप्लीकेशन चाहिए। फवारनी करता है, ज़मीन से देता है, वहीं तक सीमित मत रहिए। अगर आपने चुनखड़ी का नियोजन नहीं किया है तो ये जो आप काम करेंगे और पत्ते का जो पीलापन आप दूर करना चाहेंगे, ये एक टेम्पररी फेज़ होगा। इसलिए हमेशा चुनखड़ का नियोजन करना है और उसके बाद ही आपको चुनखड़ का नियोजन भी करते रहना है, और साथ साथ में ये बाकी जो मैंने आपको बात बताई है वो भी आपको काम करते रहना है। बोरॉन के लिए, बोरॉन की अपटेक जो होता है चुनखड़ में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रहता है। ये हमारी किस्मत अच्छी है कि माटी में हमारा 2 ppm, कहीं कहीं तो 5 से 8 ppm तक बोरॉन है। चूँकि चुनखड़ ज़्यादा है तो उसकी वजह से बोरॉन की टॉक्सिटी नहीं आई है। बोरॉन के मामले हमेशा जान लीजिए, अगर माटी की तपासने की रिपोर्ट बताता है, डेट परीक्षण बताता है कि बोरॉन की कमतरता है, तभी बोरॉन को ज़मीन में डालने की आवश्यकता है। जहाँ आपका 2 ppm के ऊपर बोरॉन चला गया, वैसे अधिकतम तो हम बोलते हैं 1 ppm, बट चुनखड़ ज़मीन की वजह से मैं 2 से 3 ppm की बात कर रहा हूँ।
अगर चला गया तो कोशिश करो सॉइल एप्लीकेशन ना करो, बस आप 1 से 2 फवारनी बोरॉन की ले लीजिए जब लीफ फॉर्मेशन के टाइम पे है, वो आपका काम कर देगा। चुनखड़ के बाद आता है अगला, वो होता है सोडिसिटी, सोडियम। अगर पानी ख़राब है, पानी में सोडियम के इश्यूज़ हैं, जो इस समय एक ज्वलंत विषय बन सकता है, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी, अगर आप बोरवेल पे डिपेंडेंट हैं तो ये प्रॉब्लम्स पे ध्यान रखिए। अगर पानी में 100 ppm के ऊपर सोडियम है तो आपको सोडियम का नियोजन कर लेना चाहिए। आप सब जानते हैं कि अगर बारिश होती है, बारिश होने से क्या होता है, बोरवेल में जो क्षार होता है, ये सोडियम जो होता है वो डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि पानी बहुत मात्रा में आता है बारिश की वजह से। जनवरी में बढ़ना शुरू होता है, तभी भी चिंता के विषय नहीं होते, बट अप्रैल आते आते तक हम लोग काफ़ी पानी बोरवेल से ड्रॉ कर लेते हैं। आप ही नहीं करते हैं, आपके आसपास के और भी जो किसान हैं वो भी ज़मीन से पानी लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि पानी में क्षार का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। ऐसे में क्या होता है, जहाँ पर सोडियम की अधिकता है वहाँ पर आगे चल के सोडियम के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर आप डेट परीक्षण समय समय पर हर सीज़न में कराते रहेंगे तो पिछले कुछ सीज़न का अगर आप रिपोर्ट निकाल कर देखते हैं तो, और आपको मालूम है कि आपके पानी में सोडियम की मात्रा है, तो कैसे कैसे ये रिपोर्ट के अनुसार सोडियम बदल रहा है वाइन के अंदर, उसकी जानकारी मिलेगी। उसके अकॉर्डिंगली आप सोडियम का यूज़ कर सकते हैं। आपको ये जानना चाहिए कि ये सोडियम अगर बढ़ता गया तो ये घड़ निर्मित वगैरह में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मैच्योरिटी जल्दी लाएगा। यही नहीं है, इसके साथ साथ जब छाँटनी करते हैं अगले सीज़न में जो बंच आएगा, या तो किसी घड़ के या किसी केन के ऊपर बंच भी नहीं आ सकता है, और अगर आता भी है तो छोटा बंच होगा। कहीं कहीं पे अगर अच्छे बंच भी आए हैं तो वेरिएबिलिटी जो होता है बेरी साइज़ में वो बहुत ज़्यादा रहेगी। इसलिए ज़रूरी है पानी की तपासनी कराते हैं, मालूम है सोडियम पानी में 100 ppm के ऊपर है, सोडियम का नियोजन कर लेना चाहिए। अब नियोजन कैसे करें हम सोडियम का? जिस ज़मीन में जिप्सम नहीं है, जिस ज़मीन में चुनखड़ नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, वहाँ पर आप जिप्सम का इस्तेमाल करिए। कितना जिप्सम देना चाहिए? नॉर्मली वैसे तो हमेशा टेस्ट करके हमें पता करना चाहिए, बट एक अंदाज़तन पूरे साल का 200 से 250 किलो के आसपास जिप्सम देने की आवश्यकता है। एक बार में 250 किलो देना मुश्किल होता है, तो आप खरड़ में आप 100 का कर सकते हैं। उसके आगे आप जब बारिश आती है तो बाकी आप 100-150 आप उसके समय डाल सकते हैं। सोडिक सॉइल, जिस ज़मीन में सोडियम की मात्रा ज़्यादा है, चुनखड़ भी है, वहाँ पर आप जिप्सम का इस्तेमाल मत कीजिए। वहाँ पर आपका सल्फ़र से काम चल सकता है। जैसे कि मैंने बताया, सोडियम क्या करता है? सोडियम मिट्टी के जो कण हैं उसके ऊपर से कैल्शियम को हटा के खुद वहाँ जाके जमा हो जाता है। और हमें क्या करना है? माटी के कण पे से सोडियम निकालना है। कण में से अगर हम सोडियम हटाना है तो क्या हमें कैल्शियम चाहिए। नॉर्मल ज़मीन है जहाँ चुनखड़ नहीं है, वहाँ पर हमें जिप्सम देना है, क्योंकि जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम भी है, सल्फेट भी है। तो वहाँ से जो कैल्शियम रिलीज़ होता है वो सोडियम को निकालने में काम करता है, और जो सल्फेट है वो फिर सोडियम से रिएक्ट करता है, सोडियम सल्फेट होता है, बनता है। सोडियम सल्फेट घुलनशील होता है। ज़्यादा पानी दीजिए, पानी में के फलाव के छेद से बाहर निकल जाता है। चुनखड़ ज़मीन में ऑलरेडी कैल्शियम मौजूद है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में। आप जिप्सम देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, वेस्ट होता है। आपको यहाँ पर सिर्फ सल्फ़र देना है। सल्फ़र से क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट न्यूट्रलाइज होगा, कैल्शियम रिलीज़ होगा, फिर जैसा मैंने आपको पहले बताया था वही पूरा रिएक्शन होगा।
चुनखट ज़मीन में सोडियम का प्रमाण ज़्यादा है, सल्फ़र यूज़ कीजिए। जहाँ पर चुनखट नहीं है, सोडियम का प्रमाण ज़्यादा है, वहाँ पर आप जिप्सम का इस्तेमाल कीजिए। अब आता है माटी की तपासनी का रिपोर्ट क्या कहता है। मैंने बहुत सारे रिपोर्ट देखे हैं, 1000 ppm के ऊपर अगर बोलते हैं सोडियम है, तभी उसके आगे नियोजन करना चाहिए। बगायदार बंधु, ऐसा मत कीजिए। अगर आप हमेशा टाइम पे डेट परीक्षण कराते हैं तो आपको ये मालूम चलेगा कि जहाँ 400 ppm के ऊपर सोडियम की अधिकता होने लग जाती है माटी में, वैसे वैसे ही वाइन के अंदर, डेट के अंदर सोडियम की अधिकता भी बढ़ती जाती है। 0.5% सोडियम का टॉक्सिक लिमिट है, टॉक्सिटी बढ़ाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप देखते रहिए कैसे कैसे बढ़ रहा है, डेट परीक्षण कराइए और उसके अकॉर्डिंग नियोजन की तैयारी कीजिए। जहाँ पर सोडियम के इश्यूज़ हैं वहाँ पर एक काम और कीजिए, पोटैश एप्लीकेशन एक 20 से, नॉर्मल जो हमारा रिकमेंडेशन है उसके अलावा एक 20 से 25 किलो पोटेशियम आप काढ़ेची वार्ड की अवस्था में, यानी सबकेन स्टेज के आसपास, पहला सबकेन स्टेज के आसपास ज़रूर दे दीजिए। क्या होता है कि सोडियम जब ज़्यादा होता है तो पोटैश के अपटेक में उसका बुरा असर ज़रूर पड़ता है, पोटैश का अपटेक ज़रूर रुकता है। तो होता क्या है, सोडियम टॉक्सिटी होती है, पोटैशियम की कमतरता आती है। तो ऐसे में पोटैशियम आपका एप्लीकेशन पहले ले आना है, पहले आप चालू कर दीजिए, पोटैशियम की फवारनी भी कीजिए। दूसरा केस जो क्या है इसमें, वो ये है कि आप मल्च का इस्तेमाल कीजिए। मल्च इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होगा कि पूरा जो बोध है वो हमेशा गीला रहेगा, और गीले रहने की वजह से क्या होने वाला है कि सतह जो है, ऊपर की मिट्टी की सतह जो है वो सूखेगी नहीं, और सूखेगी नहीं तो उससे क्या होगा, नीचे का जो क्षार गया हुआ है या सोडियम नीचे चला गया है वो ऊपर नहीं आएगा। ये इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। मल्चिंग करेंगे तो हमेशा उसका फ़ायदा मिलेगा। समय समय पे माटी का, पानी की तपासनी करते रहना है, इसकी जानकारी हमेशा रखनी है। अब आता है क्षार। क्षार के इश्यूज़ क्या है। पानी की तपासनी जब कराते हैं, पानी में अगर 1 डेसीसाइमंस पर मीटर का ईसी से ज़्यादा का क्षार है, से समझ लो कि ये प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। अंगूर की खेती के लिए या द्राक्ष की खेती के लिए क्षार की मात्रा जो है पानी में 1 से कम होना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा है तो आपको क्षार का नियोजन करना है, और क्षार का नियोजन कैसे होता है, उसमें आपको ज़्यादा पानी देना है। हमने जो अब तक बहुत सारे जो पानी के सैंपल्स किए हैं, इवन MRDBS के भी रिपोर्ट्स देखे हैं, जनरली 1.5 से लेके 2.5 यानी 1.5 से लेके 2.5 तक EC की वैल्यू हमें मिली है। और ऐसे कंडीशन में हमें 25% हमें ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता है। 25% हम ज़्यादा पानी देंगे तो क्या होगा, आपने जो लोग भी अगर सही ढंग से देखते हैं ड्रिप का पानी कैसे फैलता है, वो ये देखते हैं कि जहाँ पर भी जाके पानी रुकता है क्षार वहाँ जमा होता है। तो 25% का फ़ायदा क्या है हमारा, 25% पानी से क्या होता है कि क्षार जो है मूली के फैलाव के क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। इसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना चाहिए। और अगर यही पानी आपका 4 EC 5 EC के आसपास चला जाता है तो क्षार नियोजन थोड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे कंडीशन में आप लोगों को बाहर से अगर कहीं और से पानी मिलता है वो लाइए और इस पानी मिक्स कीजिए, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप पानी देना शुरू कीजिए। इसके अलावा क्षार को जब निकासी करनी है क्षार की तो कैसे करेंगे। फ्लडिंग करना होता है हमें, बट फ्लडिंग करने का भी तरीका होता है। जैसे मैंने पहले बताया, बोध में आपको निचरा करना है, बोध में आपको चारी बनानी है। खाल बनाएंगे बोध के ऊपर, तभी उसके अंदर जो पानी छोड़ेंगे वो पानी टिकेगा।
वो पानी की केवल पाउंडिंग कीजिए। ज़्यादा पानी जाएगा, जब नीचे जाएगा तो उसके साथ साथ वो क्या करेगा, क्षार भी निकाल के लेके जाएगा। जिनके पास पानी कम है, जैसे मैंने पहले बताया था, वो छाँटने के समय क्या कीजिए आप कि ज़्यादा पानी बूंद में दे दीजिए। इससे क्षार का निचरा हो जाएगा। उसके बाद जितना पानी अकॉर्डिंगली आप देते रहिए। इसके बाद जब हम एक्चुअल आते हैं अपने उस पर पीएच की बात करते हैं, माटी के पीएच की बात। हमें पीएच कितना चाहिए, एक ढंग से हमें अन्द्रव्य व्यवस्थापन करना है तो 6.5 से लेके 7.2 के आसपास चाहिए। और ये पीएच लाने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है क्या करना है, इसके लिए हमें इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें कम सड़ा हुआ खाद उसका इस्तेमाल करना चाहिए। कम सड़ा हुआ खाद क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? कम सड़ा खाद होता है, जब सड़ता है तो एसिड फॉर्मेशन होता है, और एसिड फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होता है, पीएच बढ़ जाता है। इस सल्फ़र का यूज़ कीजिए। सल्फ़र यूज़ करने से क्या होता है, काफ़ी बड़ा चेंज आता है ज़मीन के पीएच में। यानी कम सड़े हुए खाद का यूज़ करेंगे तो 0.1 0.2 पीएच तक का बदलाव आएगा। सल्फ़र का इस्तेमाल करेंगे अगर उसके साथ शेनखत वगैरह के साथ, तो आपका जो बदलाव आएगा 0.5 तक आ सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा आप एसिड का भी यूज़ कर सकते हैं, एसिड का भी प्रयोग कर सकते हैं बदलाव के लिए। अब आता है कि हमें नियोजन कैसे करना चाहिए अन्द्रव्य का। अन्द्रव्य नियोजन करते वक्त जैसे मैंने बताया, माटी की समस्या है, पानी की समस्या है, उससे कैसे हम पार पाएँ उसका मैंने सॉल्यूशन बताया हुआ है। तपासनी करो और ये सब परेशानी है तो उसके मैंने नियोजन का तरीका बताया हुआ है। अब आपने ये सारी जानकारी ली है, अब आते हैं हम स्टेज वाइज क्या क्या करना चाहिए। आप सब जानते हैं और आपको ये समझना चाहिए, बगल वाला प्लॉट और आपका प्लॉट हमेशा भिन्न है। एक जो व्यवस्थापन है हर जगह यूनिफॉर्म काम नहीं कर सकता। मैं जो बता रहा हूँ आपको एक रिकमेंडेशन बता रहा हूँ, पर उससे आप अपने प्लॉट के अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली ढालना पड़ेगा। और ये चीज़ मालूम ये कैसे होगा, माटी और पानी की तपासने का रिपोर्ट सामने होगा, डेट परीक्षण रिपोर्ट सामने होगा, तो उसके बेसिस पे आप सही ढंग से मुझे क्या करना है उसकी जानकारी लेके आप काम कर सकते हैं। अल्टीमेटली प्लॉट आपका है, आप ज़्यादा समझदार हैं इस बारे में। सो रिकमेंडेशंस को ध्यान दीजिए, कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में अभी मैं चर्चा करता हूँ। अभी आप सब लोग जानते हैं कि जब भी हम बोलते हैं रिकमेंडेशन की, रिकमेंडेशन हमेशा माटी की तपासनी, जब तपासनी कराते हैं माटी में कितना अन्द्रव्य है उस पर डिपेंड करता है। अगर माटी में वो घटक तत्व जो है वो कम है, लो दिखाता है, तो जो मैं रिकमेंडेड डोज बोलता हूँ उसका 1.25 गुना जाना चाहिए ज़मीन में। दूसरा, अगर वो बोलता है ऑप्टिमम है, सही है, तो इसका मतलब उसका सिर्फ 75% जाना चाहिए। और अगर मैं बोलता हूँ कि वो अधिक है, ज़्यादा है, तो उसका सिर्फ 50% देने की आवश्यकता है। सो अगर बहुत कम है, सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट अगर बहुत कम बता रही है तो 1.25 गुना देना है, 1.25 टाइम्स। ऑप्टिमम है तो 0.75 टाइम्स, अधिक है तो 0.5 टाइम्स, यानी आधा कर दो। 600 ppm का अगर मेरे पास पोटैश है, यानी कि अधिक मात्रा में है, तो आपको सिर्फ 40 किलो SOP से काम चलना चाहिए। जब मैं 40 किलो SOP बोल रहा हूँ तो ये लेके चल रहा हूँ कि आपके यहाँ माटी में कोई और परेशानी नहीं है, कोई और अड़चन नहीं है, चुनखड़ का इशू नहीं है, सोडियम के इश्यूज़ नहीं है। इसके अकॉर्डिंगली बोल,
दो प्रमाण आएंगे, चुनखड़ आता है, ये आता है, तो आपका नियोजन का तरीका बदल जाता है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूँ। दूसरा जो मैंने बताया था आपको, पानी जो देने का तरीका है उस पर भी आपका आंद्र व्यवस्थापन निर्भर करता है। प्लीज़ जितना ज़रूरी है उतना वापसा तक सीमित रखिए पानी को। वापसा से ज़्यादा पानी मत दीजिए, क्योंकि वापसा से ज़्यादा जब पानी जाएगा तो मूली की श्वास की प्रक्रिया में असर पड़ेगा, रूट्स की श्वास की प्रक्रिया में असर पड़ेगा, और अन्न द्रव्य जो या खुराक जो चाहिए होता है वाइन को, वो रूट्स ज़मीन से ले नहीं पाएगा। तीसरा, घर निर्मित के लिए स्ट्रेस, अगर भारी ज़मीन है तो थोड़ा पहले चालू कर दीजिए, एकदम 40 दिन पे डाल के मत कीजिए। भारी ज़मीन में थोड़ा स्ट्रेस पहले दीजिए, क्योंकि पानी ऑलरेडी उसके अंदर है, पकड़ के रखा होता है, वो मिलता रहता है धीरे धीरे। क्योंकि उसी स्टेज पे जाके आप 40-45 दिन पे डालेंगे तो स्ट्रेस मिलना मुश्किल हो जाएगा, विगर ही रहेगा, और वो स्ट्रेस आने तक आपका एक 10 से 15 दिन कम से कम लग जाएगा, और फिर आपका फ्रूटफुलनेस में उसका असर पड़ जाएगा। तो ये 3 बात का प्लीज़ ध्यान रखिए, ये आपको आंद्र व्यवस्थापन में आपको मदद करेंगे। छाटनी तो मोस्टली सबके यहाँ हो चुकी है, जिसके यहाँ नहीं हुई है वो जैसा मैंने बताया अब स्टेज वाइज बात करना शुरू कर रहा हूँ कि आप माटी पानी की तपासनी कीजिए, चुनखट ज़मीन है उसका नियोजन कीजिए, सल्फ़र का इस्तेमाल कीजिए, सल्फ़र के साथ साथ शेन खत वगैरह, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कीजिए, सिंगल सुपर फॉस्फेट यूज़ करना है उसको भी उसमें मिलाइए, और बोत खोल के उसमें डाल के उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। इसके बाद आता है काड़ीची वाड़ की अवस्था। काड़ीची वाड़ की अवस्था में कितना क्या चाहिए आपको, तकरीबन अगर आप नॉर्मल ज़मीन है एक 65 किलो यूरिया से काम चल जाता है। चुनखट ज़मीन है आपका अमोनियम सल्फेट जैसा मैंने बताया था, या और कोई भी आप नत्र एसिड फॉर्मिंग वो फर्टिलाइज़र जिसमें कि ज़्यादा एसिड उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अमोनियम सल्फेट देना होगा तो तकरीबन आपको 120 से 130 किलो के आसपास अमोनियम सल्फेट देना होगा। एक बात तो हमेशा ध्यान रखें, जब मैं शिफ्ट करता हूँ यूरिया से अमोनियम सल्फेट, आपको हमेशा उस खत के अंदर कितना नत्र है, कितना टका नत्र है उसका ध्यान रखना चाहिए। यूरिया में 40% नत्र होता है, अमोनियम सल्फेट में 20.6% नत्र होता है। तो अगर 65 किलो यूरिया बोला हूँ और बोला उसकी जगह आप अमोनियम सल्फेट डालेंगे तो 65 किलो अमोनियम सल्फेट कम पड़ता है। आपको अकॉर्डिंग टू द उस अमोनियम सल्फेट में कितना नत्र है उसके अकॉर्डिंगली करना चाहिए, यानी कि हमें कितना देना चाहिए, तकरीबन 120 से 130 किलो के आसपास। जब मैं नत्र की बात कर रहा हूँ तो आप ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपने शेनखत वगैरह, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट दिया होगा, ज़मीन में ऑलरेडी शेंदे का आपकी मात्रा ज़्यादा होगी तो निश्चित वहाँ से भी नत्र आता है। वाड़ को ध्यान दीजिए, वाड़ के अकॉर्डिंगली आप नत्र दीजिए। पत्ता में हरापन आ गया है, वाड़ सही चल रहा है, 3 दिन में 1 पत्ता बन रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप नत्र दीजिए। ज़्यादा नत्र मत दीजिए, क्योंकि ज़्यादा नत्र देंगे तो वाड़ बहुत तेज आएगा, पत्ते भी बहुत बड़े होंगे, और पत्ते अगर ज़्यादा बड़े होते हैं और बहुत पतले होते हैं तो उस केस में क्या होता है, उसमें रोग का प्रादुर्भाव आने की क्षमता, परेशानी आने की ज़्यादा प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा जहाँ आप 5-7 पत्ते की अवस्था आती है, यानी 3 से 5 भी ले सकते हैं आप, तो उस केस में आप जिंक सल्फेट, आपका बोरॉन स्ट्रिक्टली सॉइल बेस्ड पे, सॉइल टेस्ट बेस्ड पे होना चाहिए, वाटर बेस्ड होना चाहिए, कि पानी में भी अगर 1 ppm के ऊपर बोरॉन है तो बोरॉन बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, या फिर आप और फेरस सल्फेट का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ मैग्नीशियम सल्फेट का यूज़ करना चाहिए। मैग्नीशियम सल्फेट कितना, एक 15 किलो के आसपास मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल कीजिए। चुनखट ज़मीन है इसकी फवारनी भी ज़रूर कीजिए, 2 ग्राम से लीजिए। चुनखट ज़मीन है, पोटैश की भी 2 ग्राम से फवारनी कर सकते हैं आप 5-7 पत्ते के स्टेज पे। जिंक जो है आपका एक 15 किलो के आसपास जिंक सल्फेट,
की आवश्यकता पड़ेगी, फेरस सल्फेट की आपको आवश्यकता पड़ सकती है इस दौरान, उसको ज़रूर दीजिए आप। और अगर ज़मीन में सोडियम का प्रमाण ज़्यादा है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन कि कितनी सोडिसिटी है, उस केस में आप तकरीबन एक 25 से 50 किलो आपको पोटैश SOP देने की आवश्यकता पड़ जाती है। अब ये जानिए कि अगर वाड़ बहुत तेज़ चल रहा है, हो सकता है बीच में बारिश आ जाए, बारिश पे आपका कंट्रोल नहीं है, पानी ज़मीन में ज़्यादा हो गया, वाड़ तेज हो गया, उसका बारिश बंद होती है, पानी एकदम चालू मत कीजिए, वाड़ पे नियंत्रण आने दीजिए, साथ साथ में नत्र देना बंद कर दीजिए। एक बार वाड़ नियंत्रण में आता है तब पानी देना शुरू कीजिए। कभी कभी क्या होता है, पानी ज़्यादा होता है, दे दिया होता है तो उससे भी ग्रोथ, अगर आपका नत्र की वजह से ज़्यादा ये भाग रहा है, अगर नत्र की वजह से आपका ग्रोथ ज़्यादा बढ़ा तो नत्र आप बंद कर सकते हैं। बट अगर उसके बंद करने से भी आपका ग्रोथ नहीं रुक रहा है तो पानी कम कीजिए, फिर भी नहीं रुक रहा तो पानी बंद कर दीजिए, और एक बार जब ग्रोथ व्यवस्थित हो जाता है तब धीरे धीरे पानी देना चालू कीजिए। इसके अलावा ये समय ऐसा होता है कि चूँकि मैंने जैसे बताया चुनखट ज़मीन बहुत है, कहीं कहीं भी सोडियम के इश्यूज़ हैं, लीफ कर्लिंग की समस्या दिखने लग जाती है। लीफ कर्लिंग की अगर समस्या दिखने लग जाए तो बहुत कारण से हो सकते हैं लीफ कर्लिंग। एक तो अगर वाड़ भी बहुत तेज़ चल रहा है तो भी लीफ कर्लिंग हो सकती है, क्योंकि पत्ते का साइज़ ज़्यादा होता है और उस अनुपात में ज़मीन से अंद्रव्य ले नहीं पाता है। तो अगर आपने सही ढंग से नियोजन किया तो चिंता मत कीजिए, पानी कंट्रोल कीजिए, नत्र कम कीजिए या बंद कर दीजिए, फिर वाड़ नियंत्रण कर लीजिए। अगर आप इसकी तरह से काम कर रहे हैं, से बेसिकली आप पोटैश की वजह से अगर प्रॉब्लम आते हैं आपके, क्योंकि चुनखट ज़्यादा है तो पोटेशियम के इश्यूज़ आ सकते हैं, सोडियम ज़्यादा है तो भी पोटेशियम कर्लिंग आ सकता है। ऐसे कंडीशन में आप पोटेशियम की फवारनी कीजिए। जैसे मैंने कहा था, चूँकि ये 7 से 10 पाना की अवस्था है, 3 ग्राम से ज़्यादा के ये पोटैश की आवश्यकता नहीं है, उतने की फवारनी कीजिए, और ड्रिप के थ्रू भी एक 20 से 25 किलो के आसपास SOP एकड़ में आप छोड़ दीजिए। इसके बाद आता है घर निर्मित की अवस्था। जब हम घर निर्मित की बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने पहले बताया, फिर दोबारा बता रहा हूँ, फ्रूटफुलनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है ये। भारी ज़मीन है, पानी का स्ट्रेस थोड़ा पहले दीजिएगा, ये हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपने थोड़ा लेट चालू किया तो भी प्रॉब्लम आ सकता है, विगर कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे, फिर एक इश्यूज़ बन सकते हैं। घर निर्मित में हमें क्या चाहिए होता है? घर निर्मित में हमें स्फुरत की मात्रा चाहिए होती है, स्फुरत ज़्यादा चाहिए होता है, स्फुरत इंपॉर्टेंट होता है, जिंक इंपॉर्टेंट होता है, बोरॉन होता है, बट जिंक और बोरॉन आपने पहले भी दे रखा है, वो यहाँ पर काम कर जाता है। बस चुनखट जब ज़मीन होती है तब यहाँ पर फिर दोबारा आपको एक जिंक सल्फेट देने की आवश्यकता पड़ जाती है, फेरस सल्फेट की आवश्यकता पड़ जाती है, एक 5 किलो के आसपास यहाँ पर फिर दे दीजिए आप। स्फुरत नॉर्मल कंडीशन में अगर आप सिंगल सुपर फॉस्फेट के थ्रू दे रहे हैं तो काड़ी चिवाड़ की अवस्था में 30 दिन के बाद ही आप अच्छे से उसको ठीक तरह मिक्स करके मिट्टी मिला दीजिए। अगर आप बेसल एप्लीकेशन किया है तो आप 2 पोता बेसल एप्लीकेशन कीजिए शुरू में, और 1.5 में दे सकते हैं आप, या फिर आप एक 20 से 25 किलो के आसपास फॉस्फेरिक एसिड घर निर्मित के समय आप दे सकते हैं। इस दौरान एक फवारनी आप मैग्नीशियम और पोटेशियम की ज़रूर लीजिए। चुनखट का इश्यूज़ हैं तो आप ज़रूर लीजिए, एक फवारनी ज़रूर लीजिए, और इस टाइम आप तकरीबन 3 ग्राम से आप फवारनी आराम से ले सकते हैं। एक 15 किलो के आसपास इस समय आपको मैग्नीशियम सल्फेट एकरी में देना आवश्यक पड़ जाता है, और ये 15 किलो एक बार में ना देके 3 बार में आप 5-5 किलो के अनुसार आप दे सकते हैं। यही एक ऐसा समय है जब आप डेट परीक्षण कर सकते हैं। 45 दिन के टाइम पे अगर आपका 18 के दिन के आसपास आपका फूट आया है तो आप 45 डेज़ पे आप डेट परीक्षण के लिए आप पत्ते ले सकते हैं। कौन सा पत्ता लेना है? नीचे से 5वां पत्ता,
जब नीचे से पांचों पत्ते की हम बात कर रहे हैं तो जो पत्ते आपने रोग के नियंत्रण के लिए निकाल रखे हैं, रोग और कीट नियंत्रण के लिए, उसको भी आपको गिनना पड़ेगा। और उसको गिनते हुए आप पांचों पत्ते पे आप डेट निकालिए, पत्ते निकालिए, उसका डेट आप परीक्षण की जरूर दे दीजिए। और वो जो परीक्षण का नतीजा आता है उसके बेसिस पे आप आगे अनद्रव्य का नियोजन कर सकते हैं। सो जब आगे का जब सोचेंगे अनद्रव्य का नियोजन का, तो मिट्टी की तपासनी का रिपोर्ट सामने रखिए और डेट परीक्षण का भी रिपोर्ट सामने रखिए। होता क्या है, जब हम डेट परीक्षण कराते हैं तो हम ध्यान देते नहीं हैं, एक हफ्ता या 8 दिन पहले हमने कोई ना कोई फवारनी कर रखी होती है। और जब डेट परीक्षण कराते हैं, से फॉर एग्जांपल पोटैश का, तो वो दिखा देता है अधिकतम। कितना दिखा देता है अधिकतम, मतलब कितना हो जाता है, तकरीबन 3-3.5% दिखा देगा, परसेंट दिखा देगा, सॉरी, हाँ परसेंट। और इतना दिखाने का मतलब क्या हो गया, हम सोचते हैं कि भाई हमारा एक अगर इतना दिखा रहा है पोटैश तो एक 30-40 किलो में काम चलना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा ध्यान दो, परीक्षण कराते हो उससे पहले आपने कौन कौन सी फवारनी कर रखी है उसको हमेशा सामने रखो। इसलिए मैंने क्या कहा, साथ में आप सॉइल टेस्ट रिपोर्ट भी रखो। सॉइल टेस्ट रिपोर्ट भी आपको एक सुझाव दे सकता है, बता सकता है कि डेट परीक्षण रिपोर्ट और सॉइल टेस्ट रिपोर्ट इन दोनों का मैच करके फिर आगे का निर्णय लीजिए आप। नॉर्मली एनआरसी ग्रेप्स ने जो डेवलप किया हुआ है डेट परीक्षण नॉर्म, उसमें हमने पोटैश का जो वर्कआउट किया है वो है 0.6 to 0.7%। इतना सफिशिएंट है कमतरता दूर करने के लिए। लेकिन होता क्या है, कर्लिंग की समस्या आती है। ये कर्लिंग में एक्चुअली अगर आपको 0.7% के आसपास है तो पोटेशियम कमतरता नहीं होती है नॉर्मली, पर फिर भी जब ये कर्लिंग आती है तो इससे क्या होता है, रोग और कीट से लड़ने की क्षमता मतलब कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हमें ये कर्लिंग को दूर करना है तो हमें पोटैश लेवल जो है 1.5% के ऊपर ले जाने पड़ेंगे, तभी हमें इस कर्लिंग से हमें छूट मिल सकती है। ये तो नॉर्मल जो हमारा जो स्टैंडर्ड जो है वो 0.7% के आसपास, 0.7% उचित बताता है, ऑप्टिम बताता है, बट कर्लिंग उससे नहीं रुकती है। सो अगर कर्लिंग आ रही है मतलब हमें बचाना है तो हमें 1.5% के ऊपर पोटैश के लेवल्स लेके जाना है। सो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखो और अकॉर्डिंगली आप काम कीजिए। आप ये भी देखेंगे जहाँ जहाँ पोटैश की कमी होती है वहाँ पर हॉपर का डैमेज भी मिलता है आपको, तो उस पर भी ध्यान रखिएगा। अगर हॉपर डैमेज दिख रहा है तो ये समझ लीजिए कि पोटैशियम की कमतरता, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं पोटैश का, उस पर आप ज़रूर कंसंट्रेट कीजिए, उसका आप काम ज़रूर कीजिए। अब 60 दिन होने के बाद से जो अगला जो स्टेज होता है वो जो बहुत महत्वपूर्ण होता है वो होता है कीन मैच्योर्ड, यानी काढ़े की परिपक्वता। काढ़े की परिपक्वता जब आ जाती है तो इसके बाद से हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो है आपका पोटेशियम और मैग्नीशियम। ज़्यादातर यहाँ पर हम पोटेशियम पे कंसंट्रेट करेंगे। मैग्नीशियम जैसे मैंने पहले कहा था माटी में बहुत मैग्नीशियम होता है, इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट पोटेशियम बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसीलिए हमें इस दौरान पोटेशियम पे कंसंट्रेट करना है। अब ये ऐसा स्टेज है जो कि आपका बारिश के समय से भी कोइंसाइड होने वाला है, यानी अगर आपने अप्रैल में छाटनी की है, से मार्च में सपोज़ आपने छाटनी की है, तो आपका 60 दिन होते, मार्च के एंड में किया तो आपका 60 दिन होते होते आपका मई हो जाएगा, और उसका फिर जून आपका चालू होता है, केन मैच्योरिटी चालू होती है, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं बीच बीच में बारिश चालू हो जाती है। बहुत बार मैंने ये देखा है कि लोग जब बारिश चालू जाती है तो पोटेशियम देना बंद कर जाते हैं या बहुत ही कम देते हैं। कितने लोग 20-25 किलो ही पोटैश देते हैं, एसओपी की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली हमें इस दौरान 80 किलो के आसपास एसओपी की आवश्यकता होती है। रिकमेंडेशन जो बोल रहा है, अगेन इस रिकमेंडेशन को आपको सॉइल टेस्ट वैल्यू से और डेट परीक्षण के वैल्यू से आपको जोड़ के अकॉर्डिंगली आपको अपना देखना चाहिए कि मुझे कितना पोटैश डालने की आवश्यकता है। सो
आप पोटैश कम मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ पोटैश कम किया तो फल छांटने के बाद घड़ तो आएंगे, लेकिन घड़ आने के बाद से क्या प्रॉब्लम होगा, साइज़ के इशू बन सकते हैं। और अगर साइज़ भी आता है तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि बेरी साइज़ की यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी आपको, और बेरी साइज़ की यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी तो आपके अपने प्रोड्यूस का दाम भी आपको कम मिलेगा। सो जैसे मैंने कहा, आपको 80 किलो के आसपास आपको पोटैश इस दौरान आवश्यक पड़ता है। इसके अलावा आपको तकरीबन 15 किलो के आसपास मैग्नीशियम सल्फेट देना है। चुनखड़ ज़मीन है तो निश्चित आपको 2 बार यानी 60 से 90 दिन और 90 से 120 दिन के बीच में एक फवारनी पोटैश की, एक फवारनी आपको मैग्नीशियम की करनी है। इवन सोडिसिटी भी है, सोडियम के इश्यूज़ हैं, तो भी आपको फवारनी लेनी है मैग्नीशियम पोटैशियम की। इसके अलावा जहाँ बारिश का समय आ रहा है, जहाँ बारिश चालू हो जाती है, मैच्योरिटी आ गई होती है 90 दिन के ऊपर, 120 दिन के आसपास, तक पूरा आप मल्च है वो हटा दीजिए। ज़्यादा मात्रा में बारिश का पानी उसको जाने दीजिए, रूट जोन में जाने दीजिए, ताकि अब तक जो क्षार जमा हो गया है उसका निचरा हो सके। जो बारिश समय आपको मल्च हटाना है और अकॉर्डिंगली बारिश के पानी को अंदर जाने देना है। बस इतना ही। आशा है आपको जो मैंने बात की होगी समझ में आया होगा, आपने सही ढंग से उसको फॉलो किया होगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9890077721। जिन्होंने ने अपना ये क्वेश्चन दिया है, मैं साथ साथ में इसका जवाब भी अब लिखने वाला हूँ। और अगर आपको कोई समस्या है तो उस बारे में आप मुझे डायरेक्टली मेरे मोबाइल नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं। आप लोग बात कर रहे थे, इस संबंध में मैं देख रहा था, मॉलिब्डेनम के बारे में जानकारी चाहिए। मॉलिब्डेनम जो है एक सूक्ष्म अन्नद्रव्य है, बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल होता है। और अगर मॉलिब्डेनम की कमी होती है, जो नॉर्मली अगर ये फ्रूट पुडिंग में देखेंगे तो फ्रूट सेटिंग होगा ही नहीं, या पुअर फ्रूट सेट होगा, साइज़ के इश्यूज बनते हैं। बट नॉर्मली हमारे ये सिचुएशन नहीं है, क्योंकि मैंने जो किया हुआ काम, मुझे कहीं पर मॉलिब्डेनम की कमी नज़र नहीं आई है। अगर आप डालना चाहते हैं आप आराम से डाल सकते हैं, एक आध फवारनी लीजिए मॉलिब्डेनम की, अगर आपको कोई शंका है तो उससे अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हैं। और कोई प्रश्न है तो आप इसमें आप डाल सकते हैं, मैं उसका भी जवाब दूंगा। अदरवाइज़ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।